Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do a detailed study of figure of speech in which we will take the topic of onomatopoeia, irony, oxymoron, antithesis, transfer, epithet. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe. First figure of speech of today is onomatopoeia. It is the word that actually looks like the sound it makes and we can almost hear those sounds as we read. इसमें साउंड्स के बारे में स्टडी किया जाता है ओनोमेटोपोइया में, और जिस वर्ड को हम लोग पढ़ते ही जैसे हमें उससे रिलेटेड साउंड की इमेज माइंड में क्रिएट हो जाए तो इट्स में देयर इज़ ओनोमेटोपोइया. इट इज़ द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स ऑफ थिंग्स. तो इसमें जो नेचुरल साउंड्स होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको इमिटेट करने की कोशिश की जाती है थ्रू द वर्ड पिक्चर. इट क्रिएट्स द साउंड इफेक्ट मिमिक द थिंग डिस्क्राइब्ड. इसमें साउंड इफ़ेक्ट को क्रिएट किया जाता है और जो भी वर्ड चीज़ है जिसको भी डिस्क्राइब किया जाता है उसी की ये कॉपी करता है. मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग. इसकी वजह से जो एक्सप्रेशन होता है जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग हो जाता है. फॉर इंस्टांस सेइंग द गसिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट इज़ अ मोर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन देन जस्ट सेइंग द स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट. तो ओनोमेटोपोइया में जो नेचुरल साउंड्स होते हैं उसको इमिटेट करने की कोशिश की जाती है, और जैसे ही वर्ड को हम रीड करते हैं उससे रिलेटेड जो साउंड है उसकी पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है. जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया, द गसिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट. ये कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया गया है. अगर वहीं इसी सेंटेंस को नॉर्मली ऐसे कहा जाए, द स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट, तो फिर इसके कोई मतलब नहीं निकलेंगे. इस वजह से थोड़ा सा जो राइटिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ओनोमेटोपोइया का यूज किया जाता है. 4 टाइप्स ऑफ ओनोमेटोपोइया. इसके 4 टाइप्स होते हैं. वो क्या क्या होते हैं? रियल वर्ड दैट साउंड्स लाइक रियल थिंग. तो जो रियल वर्ड होता है उससे जो रियल थिंग की साउंड क्रिएट होती है, एक तो ये तरीका है जिसको कन्वेंशनल ओनोमेटोपोइया कहा जाता है. और इसमें क्या होता है? इवोक्स द साउंड ऑफ रियल थिंग्स. जो वर्ड्स होते हैं वो रियल थिंग के साउंड्स को क्या करता है? क्रिएट करता है. जस्ट लाइक कैट की जो साउंड होती है वो मियाओ, मतलब कैट की रियल आवाज़ क्या होती है? मियाओ. तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो थिंग होती है उसके एग्जैक्ट साउंड को यहाँ पे कॉपी की जाती है, इमिटेट की जाती है. सेकेंड है रियल वर्ड मेड टू इवोक द साउंड ऑफ रियल थिंग्स. जो रियल वर्ड है उसको बनाया जाता है ताकि जो रियल थिंग्स है उसके साउंड को इवोक कर सके. और रियल टाइप ऑफ ओनोमेटोपोइया, इसको रियल टाइप ऑफ ओनोमेटोपोइया कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि अ वर्ड और सीरीज ऑफ वर्ड्स इज यूज टू इमिटेट रियल वर्ड साउंड इवन दो द वर्ड्स यूज डोंट मिमिक दैट साउंड देमसेल्व्स. फॉर इंस्टांस यूज ऑफ बेल फॉर साउंडिंग ऑफ इट बाय ईगर एलन पो. तो इसमें क्या किया जाता है कि जो थिंग होता है उसी थिंग को रियल में प्रेजेंट किया जाता है, उसी वर्ड को उसके साउंड को प्रेजेंट करने के लिए वही वर्ड यूज कर लिया जाता है. जैसे बेल की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेल वर्ड को प्रेजेंट करना, और ऐसा ईगर एलन पो ने अपने वर्क में किया है. बेल की साउंडिंग के लिए उन्होंने बेल टर्म ही यूज कर लिया. नेक्स्ट है मेड अप वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक रियल थिंग. इसमें क्या किया जाता है कि राइटर अपने हिसाब से कोई वर्ड जो है वो क्रिएट कर लेता है रियल थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए. इट कैन फिल द वर्ड व्हेन नो वर्ड एग्जिस्ट टू सफिशिएंटली कैप्चर द नॉनसेंस ऑफ अ रियल वर्ड साउंड. फॉर इंस्टांस समवन नॉकिंग ऑन डोर, जेम्स जॉयस इन्वेंटेड टेटरेटेड. तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो रियल थिंग के साउंड्स है उससे रिलेटेड कोई अगर वर्ड नहीं रहता है तो फिर जो राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, वो अपने से कुछ नया वर्ड इन्वेंट कर लेते हैं जो कुछ हद तक उस चीज़ की साउंड को कॉपी करे. जस्ट लाइक अगर कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा हो तो उसके लिए जेम्स जॉयस ने साउंड जो इन्वेंट किया है वो क्या किया है? टेटरेटेड. अ सीरीज ऑफ लेटर्स दैट मिमिक अ न्यू साउंड. इसमें क्या होता है कि कुछ एक लेटर होता है, उसी की कई सीरीज होती है, मतलब सेम लेटर सीरीज में आता है और इससे जो होता है साउंड को इमिटेट किया जाता है. समटाइम्स ओनोमेटोपोइया इन्वॉल्व्स नो वर्ड एट ऑल लाइक ज टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ स्लीपिंग और स्नोरिंग.
आचू फॉर अ स्नीजिंग साउंड। तो देखिए यहाँ पे जो जेड है इसकी सीरीज यहाँ पे आ रही है जेड लेटर्स की। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई सुनता है तो जो आवाज़ क्रिएट होता है वो वाली साउंड को यहाँ पे इमिटेट किया जा रहा है। और सेकेंड थिंग, स्नीजिंग के साउंड के लिए यहाँ पे हाचू जो वर्ड है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया सो दैट कि हाचू जो वर्ड है वो स्नीजिंग के साउंड को इमिटेट करे। तो इस तरह से ओनोमेटोपोइया जो होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। द बजिंग बी फ्ली अवे। देखिए बजिंग, यहाँ पे जो बी की रियल साउंड होती है वो बजिंग की होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ ओनोमेटोपोइया को प्रेजेंट किया गया है, रियल थिंग की रियल साउंड। द शेक फेल इनटू द रिवर विथ स्प्लैश। यहाँ पे भी वही है, स्प्लैश जो है वाटर की साउंड होती है। जब वाटर के अंदर किसी चीज़ को गिरा दो आप तो स्प्लैश की साउंड आती है, दैट इज़। द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक। जो लीव्स होते हैं वहाँ से जब हवा गुजरती है पत्तियों से, पेड़ों की पत्तियों से, तो हवा में सरसराहट आती है, तो दैट इज़ रसलिंग। तो यहाँ पर रसलिंग वर्ड जो है वो ओनोमेटोपोइया है। द मोन ऑफ डव्स इन इमेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीस। देखिए यहाँ पे बीस की मर्मरिंग की साउंड की बात कही गई है और डव्स जो होते हैं उनके मोन की बात कही गई है, उनके कराहने की बात कही गई है। तो ये सारे जो रेड वाले वर्ड्स हैं ना वो सभी ओनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल हैं। आई एम गेटिंग मैरिड इन द मॉर्निंग, डिंग डोंग द बेल्स आर गोना चाइम। देखिए यहाँ पे बेल की जो आवाज़ है डिंग डोंग, चाइम, चाइम मतलब बेल की साउंड। आई हर्ड द फ्लाई बस व्हेन आई डाइड द साइलेंस इन द रूम। तो यहाँ पे देखिए जब बिल्कुल रूम में शांति है और जो पर्सन है वो सो रहा है तो वहाँ पे फ्लाई की बस की साउंड क्रिएट हो रही है। इट इज़ सम विजिटर आई मटर्ड टैपिंग ऑफ माई चैम्बर डोर। मटर्ड, टैपिंग यहाँ पे एग्जाम्पल है, साउंड को इमिटेट किया गया है। सी वॉक टू द साउंड ऑफ चिरपिंग। चिरपिंग जो बर्ड की साउंड होती है उसको चिरपिंग बोला जाता है। तो बर्ड की चिरपिंग की साउंड की वजह से सी वॉक, वो जाग गई। तो यहाँ पे चिरपिंग क्या इमिटेट कर रहा है, बर्ड की साउंड को इमिटेट कर रहा है। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट वन इज आयरनी। It is when there are two contradictory meanings of the same situation, event, image, sentence, phrase और story। आयरनी देखिए किस में होता है, जब दो कंट्राडिक्टरी जो मीनिंग्स है वो क्रिएट होता है, चाहे सिचुएशन हो या कोई इवेंट हो या कोई इमेज हो, सेंटेंस हो, फ्रेज हो या स्टोरी हो, तो वहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी मीनिंग आए तो इट्स मीन देयर इज आयरनी। In many cases, this refers to the difference between expectations and reality or something appearance। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आयरनी में जो सामने वाला उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है, उससे अलग रियलिटी होती है, या वो जो चीज़ दिखाई देता है ना उससे अलग रियलिटी होती है। इट मीन्स समथिंग डिफरेंट ऑफन कंट्राडिक्टरी टू इट्स एक्चुअल मीनिंग। तो जो भी एक्चुअल मीनिंग होती है उससे हमेशा ये डिफर होता है या उसके अपोजिट होता है, उसको कंट्राडिक्ट करता है। तो आयरनी में ओवरऑल यही बात बताई जाती है कि आयरनी में दो कंट्राडिक्टरी जो आइडियाज़ होते हैं वो आते हैं, मतलब सामने वाला उम्मीद कुछ और करता है और होता कुछ और है। जैसे समवन इज़ होपिंग फॉर सनलाइट एंड देयर इज़ रेनफॉल, तो दिस इज़ आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। तो थोड़ा सा आयरनी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आयरनी के भी 3 काइंड्स होते हैं, जिसमें सिचुएशनल आयरनी, दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट। सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है, जब कोई उम्मीद करता है कि जो सिचुएशन है वो जो शो कर रहा है उससे अपोजिट उसका रिजल्ट हो जाए, तो दैट इज सिचुएशनल आयरनी। तो इंटेंशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो होता है वो नहीं होता है बल्कि उसका रिजल्ट कुछ और हो जाता है। द रिजल्ट इज ऑफन अनएक्सपेक्टेड एंड कॉन्ट्रेरी टू अ पर्सनस गोल। तो सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए रिजल्ट उम्मीद करें कि नहीं हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, वी आर सो कॉन्फिडेंट फॉर दैट, लेकिन होता कुछ और है, तो पर्सन की जो गोल होती है, उम्मीद होती है, उसके जस्ट ऑपोजिट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है सिचुएशनल आयरनी में। व्हेन समवन क्रैशेस इनटू अ थैंक यू फॉर ड्राइविंग केयरफुली साइन। कभी कभी क्या होता है
कि जो ड्राइविंग करते हैं तो जगह जगह पे बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड होते हैं जिसमें लिखा आता है थैंक यू फॉर ड्राइविंग केयरफुली। और कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं उसी बोर्ड में जाके क्रैश कर जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशनल आयरनी। Next one is verbal irony. In this, the speaker says something that differs from and usually in opposition with the real meaning of the words that is used, like may the odds be even in your favor. वर्बल आयरनी में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है जो कुछ बोलता है उसके ऑपोजिट उसकी रियल मीनिंग होती है जो कि यूज किया गया होता है उस वर्ड में। जस्ट लाइक यहाँ पे वर्ड्स क्या है, मे द ऑड्स बी इवन इन योर फेवर। अब कभी जो ऑड्स होते हैं गलत, जो अनहैप्पी सिचुएशन होते हैं इंसान के, वो कभी उसका फेवर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, मे द ऑड्स बी इन इवन इन योर फेवर। होप कि जो ऑड्स हैं वो कभी आपके फेवर में हो, यानी कि प्रतिकूल सिचुएशन कभी भी किसी के फेवर में नहीं होता है। तो दिस इज वर्बल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी or disparity in how a character understand a situation and how the audience understand it. ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है जिसको उस कैरेक्टर जो है ड्रामा का, चाहे जो लिटरेरी वर्क है उसका कैरेक्टर जो है वो कुछ और समझता है और उससे देखने वाले जो ऑडियंस होते हैं उसे कुछ और समझते हैं। लाइक अ गर्ल इज टीजिंग हर फ्रेंड for having mud on his face, but she does not know that she also has mud on her face. अब देखिए क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक गर्ल है और वो अपने फ्रेंड को चिढ़ा रही है बिकॉज उसके चेहरे पे कीचड़ लग गया है, बट उसको खुद नहीं पता है कि उसके चेहरे पे भी कीचड़ लगे हुए हैं। तो इस तरह की आयरनी को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आयरनी के। Rain on your wedding day, a free ride when you have already paid, good advice that you just did not take. अब जैसे वेडिंग डे में बारिश हो जाए तो सिचुएशनल आयरनी हो गया कि मतलब शादी के दिन कोई भी बारिश तो की उम्मीद तो करेगा नहीं। अ फ्री राइड व्हेन यू हैव ऑलरेडी पेड, मान लीजिए आपको फ्री में राइड करने के लिए मिल जाए जबकि आपने उसके लिए ऑलरेडी पे कर दिया हो। Good advice that you just did not take. Someone is giving you to good advice, but you are not interested to take. A pair of star-crossed lovers take their life. और this sentence is from Romeo and Juliet, जिसमें क्या होता है कि रोमियो को लगता है कि जूलियट की डेथ हो चुकी है और इस वजह से वो खुद पॉइजन पी लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। और लेटर ऑन जब जूलियट को पता चलता है कि रोमियो की डेथ हो गई है तो उस वजह शौक से उसकी डेथ हो जाती है। He was a gentleman on whom I built an absolute trust. It is from Macbeth. इसमें क्या है कि जो डंकन है, किंग डंकन है, वो कहता है मैकबेथ के लिए कि he was a gentleman. ये वो सज्जन पर्सन है जिस पर उसको एब्सोल्यूट ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है। बट डंकन को क्या पता था कि लेटर ऑन मैकबेथ ही उसका मर्डर करेगा। बट बुटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड बुटस इज एन ऑनरेबल मैन। यहाँ पे क्या होता है कि जूलियस सीजर से है जिसमें बुटस कहता है कि वो एम्बिशियस है और किसके लिए, एंटनी के लिए, और बुटस अपने आप को ऑनरेबल मैन बताता है while he was not so before the public. I swear, I never swear, I detest the habit. What the devil do you mean? अब यहाँ पे देखिए I swear, सामने वाला क्या कहता है, swear करता है, शपथ लेता है, कसम खाता है, बट कि वो कभी कसम नहीं खाएगा और जस्ट नेक्स्ट टाइम में what the devil do you mean, यहाँ पे क्या होता है कि वो कसम भी खा लेता है। टेलिंग अ क्विट ग्रुप डोंट स्पीक ऑल एट वंस। अब यहाँ पे कुछ लोग शांत चुपचाप बैठे पड़े हुए हैं और उनको एडवाइस दिया जाए कि भाई आप बात नहीं करो, तो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ आयरनी। खुद ही वो लोग शांत हैं और उनको शांत रहने के लिए एडवाइस दी जा रही है। लिविंग अ कार वॉश एट द बिगिनिंग ऑफ डाउनपोर, कोई अपने कार को वॉश कराने जाए और फिर उसी दिन अच्छी खासी बारिश हो जाए। स्टार्टिंग ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म ब्यूटी आर हैविंग, थंडर स्टॉर्म हो रहा है और बहुत ही जो वेदर है बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है और उस कंडीशन में कोई कहे कि जो वेदर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरन, एनी ग्रुपिंग ऑफ ऑपोजिशनल वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू यूनिक वर्ड और फ्रेज।
ऑक्सीमोरन में क्या होता है, कपल ऑफ वर्ड्स होते हैं और जो कंट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. इट मे सीम इलॉजिकल एट फर्स्ट बट इन कॉन्टेक्स्ट दे यूजुअली मेक सेंस. पहले तो देखने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके भी मीनिंग होते हैं, सेंस होते हैं. एज ए लिटरेरी डिवाइस, ऑक्सीमोरन हैज़ द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन, इन्हांसिंग अ कॉन्सेप्ट एंड इवन एंटरटेनिंग द रीडर. ऑक्सीमोरन क्या है कि ये इम्प्रेशन को क्रिएट करता है, इन्हेंस करता है कॉन्सेप्ट को, और इस तरह से रीडर को एंटरटेन भी होता है. तो ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किया जाता है सेंटेंस में. जस्ट लाइक सिविल वॉर, सिविल मतलब सभ्य और वॉर युद्ध, जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के. कूल पैसन, पैसन में इंसान कूल तो नहीं हो सकता, और यहाँ पे कूल वर्ड दिया है, तो दोनों अपोजिट है. क्रैश लैंडिंग, लैंडिंग में हो रहा है, क्रैश भी, तो ये भी अपोजिट है. डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस अंधेरा, विजिबल दिखाई देना, दोनों अपोजिट है. डिफनिंग साइलेंस, साइलेंस बिल्कुल शांत, और डिफनिंग मतलब बहुत शोर शराबा, ऐसी आवाज़ जो इंसान को बहरा कर दे. तो जस्ट दो अपोजिट पेयर वर्ड जो होते हैं वो यूज़ होता है ऑक्सीमोरन में. थोड़ा सा ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस को लेकर जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इट्स क्लियर. आई विल अगला जो नेक्स्ट आपका होगा वो एंटीथेसिस ही होगा, तो उसमें कंपेयर करके हम बता देंगे कि कैसे दोनों डिफर हैं. पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, देखिए कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. स्वीट सॉरो, स्वीट भी है और सॉरो भी है, दोनों अपोजिट है. हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, ऑनर डिसऑनर. एंड फैथ अनफैथफुल, देखिए फैथ और अनफैथफुल. केप्ट हिम फास्टली ट्रू, फास्टली ट्रू. तो इस तरह से दो अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो एक साथ या सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं, और इस तरह से ऑक्सीमोरन मतलब दो अपोजिट बातें एक साथ कैरी की जाती है इसमें. फास्टली ट्रू, देखिए फेथ अनफेथफुल मतलब भरोसेमंद बिना विश्वास वाला. तो ऐसे कैसे दो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, इसीलिए ऑक्सीमोरन इज कॉल्ड विरोधाभास. द न्यू किटन्स एंजॉयड बीइंग अलोन टुगेदर, अब न्यू किटन्स है वो एंजॉय कर रहे हैं, अकेले भी हैं और टुगेदर भी हैं, तो दैट इज ऑक्सीमोरन. द कारपेंटर्स लेफ्ट द बेंच कम्प्लीटली अनफिनिश्ड, देखिए कंप्लीट मतलब पूरा, और अनफिनिश्ड का मतलब कंप्लीट नहीं होना, तो दोनों ऑपोजिट है एक साथ. यू लुक ऑफली प्रेटी इन दैट कोट, ऑफली ऑकवर्ड भद्दा, और प्रेटी मतलब अच्छा, ऑफली प्रेटी, दोनों ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुआ है, तो इट्स मीन हियर इज ऑक्सीमोरन. एंटीथेसिस देख लेते हैं. इट रिफर्स टू द जक्सटापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज, इसमें जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ ऑक्सीमोरन में कंट्रास्टिंग वर्ड को यानी कि अपोजिट वर्ड को यूज़ किया जाता है, वहीं एंटीथेसिस में अपोजिट आइडिया को यूज़ किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ अ कंट्रास्ट इन द आइडियाज बाय एन ऑब्वियस कंट्रास्ट इन द क्लॉजेज और सेंटेंसेज विद इन अ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या किया जाता है, कंट्रास्ट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है क्लॉज में या सेंटेंस में, और वो जो सेंटेंस और क्लॉज होता है वो पैरेलल होता है, एक दूसरे के समानांतर पे होता है, मीन्स दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बेस पे. तो एंटीथेसिस में क्या होते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ होते हैं, सॉरी ऑक्सीमोरन में, और एंटीथेसिस में क्या होता है कि दो ऑपोजिट आइडिया एक साथ यूज़ किए जाते हैं, और वो जो सेंटेंस या क्लॉज यूज़ किए जाते हैं वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बेस पे समान होता है, इक्वल होता है. एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. मैन, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, देखिए दो विचार हैं, दो फ्रेज यूज़ किए गए हैं दो अपोजिट विचार को प्रेजेंट करने के लिए, और दोनों विचार के लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ग्रामर बेस्ड पे वो इक्वल है. लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग. लव इज़ अ आइडियल थिंग एक सेंटेंस, मैरिज इज़ अ रियल थिंग अनदर सेंटेंस, और दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, दोनों सेंटेंस के बीच में ग्रामेटिकल बेस पे सिमिलरिटी है, बट जो विचार प्रेजेंट किए गए वो अपोजिट है. टू अर्न इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है, टू बी और नॉट टू बी फ्रेज, नॉट टू बी फ्रेज, दोनों अपोजिट आइडिया है और एक साथ यूज किए गए हैं अलग अलग फ्रेज में. दैट इज़ द क्वेश्चन. इन माई बिगिनिंग इज़ माई एंड, देखिए इन माई बिगिनिंग
इज़ माई एंड। इन माई बिगिनिंग एक फ्रेज है, माई एंड सेकेंड फ्रेज है। दो फ्रेज, दोनों की जो स्ट्रक्चर है सेम है, बट जो आइडियाज़ हैं वो डिफर है। एक शुरुआत वाला आइडियाज़ है, एक एंड वाला आइडियाज़ है। शुड आई स्टे और शुड आई गो। आई हैव गॉट सनशाइन ऑन अ क्लाउडी डे। सनशाइन और क्लाउडी डे दोनों चीज़ जो है विरोधी विचार हैं। व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड आई हैव गॉट द मंथ ऑफ मे। जब बाहर सर्दी हो तो सामने वाले को मई का मंथ नज़र आता है। तो ये दो विरोधी विचारधाराएं यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। नो पेन नो गेन, नो गट्स नो ग्लोरी, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे कही गई है कि अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हो तो इसका मतलब है कि आप फेल होने का प्लान बना रहे हो। दो अपोजिट बातें कही गई हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, जिसमें दो फ्रेज या दो सेंटेंस यूज होते हैं एक में, और दोनों में जो आइडियाज़ प्रेजेंट की जाती हैं वो अपोजिट होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है दोनों फ्रेज या दोनों सेंटेंस का, दोनों क्लॉज का, वो समथिंग इक्वल होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। An adjective usually used to describe a thing is transferred to another. An epithet is a word or phrase which describes the main quality of someone or something. Transferred epithet में क्या होता है कि adjective के बेस पे ये फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें क्या किया जाता है, जिन चीज़ों का वर्णन किया जाता है उसमें ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है। जो क्वालिटी है एक से दूसरे वाले के बीच में क्या हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है। और इसमें क्या होता है, मेन क्वालिटी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की मेन क्वालिटी बताई जाती है, और वो मेन क्वालिटी जो होता है एडजेक्टिव से नाउन में ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अ हैप्पी पर्सन, एपिथेट्स आर यूजुअली एडजेक्टिव लाइक हैप्पी। देखिए एपिथेट्स क्या होते हैं, वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अ हैप्पी पर्सन में हैप्पी जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन, पर्सन इज़ नाउन हेयर, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन लाइक पर्सन। और हैप्पी वर्ड क्या कर रहा है, पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि नाउन है। तो ट्रांसफर एपिथेट में यही होता है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो हैप्पी है, न कि पर्सन की क्वालिटी हैप्पी है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे वर इन अनहैप्पी मैरिज। तो वो लोग क्या है, वो लोग एक अनहैप्पी मैरिज को अटेंड किए। अब मैरिज जो था वो अनहैप्पी नहीं था, बट दे वर अनहैप्पी, यानी कि अनहैप्पी जो है एडजेक्टिव एपिथेट वो मैरिज को ट्रांसफर्ड हो गया, जबकि वहाँ पे पब्लिक को ट्रांसफ़र होना चाहिए था दे को। दे मीन्स वो लोग जो लोग उस मैरिज को अटेंड किए थे। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे देखिए जो आई है वो रात भर सोया नहीं, लेकिन जो स्लीपलेस एडजेक्टिव है वो नाउन नाइट को क्या कर गया, ट्रांसफ़र कर गया। आई हैड अ वंडरफुल डे, सेम थिंग हेयर। आई ने दिन को बहुत ही खूबसूरत महसूस किया, लेकिन दिन को यहाँ पे वंडरफुल बना दिया गया, जबकि आई जो है उसने ये फील की। द प्लॉमैन प्लॉट्स अ लॉन्ग एंड वियरी वे। इस खूबसूरत एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि क्या बताने की कोशिश की गई। जो प्लॉमैन है उसने लॉन्ग एंड वियरी वे को प्लॉट्स किया, मतलब उसके जो चलना था, मतलब प्लॉमैन जो था वो थक चुका था, लेकिन किसको थका हुआ बता दिया गया, रास्ता को बता दिया गया कि वियरी वे, जो रास्ता है वो वियरी है, थका हुआ है, न कि प्लॉमैन। जबकि इन रियल में देखा जाए कि प्लॉमैन थका हुआ है, इस वजह से उसको रास्ता थकान वाली लग रही है। तो यही ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। विंग्ड साउंड्स ऑफ वर्लिंग। विंग्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वर्लिंग टू साउंड्स। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, विंग्स ट्रांसफर्ड हो गया कहाँ से, वर्लिंग से साउंड में चला गया है। ग्लैड एंड गोल्डन आवर्स, हैप्पी टाइम्स स्पेंड बाय पर्सन ट्रांसफर्ड टू टाइम। यहाँ पे जो पर्सन है वो उसके टाइम जो है वो हैप्पी टाइम से, लेकिन टाइम को क्या बना दिया गया है कि टाइम हैप्पी है, जबकि इन रियल में देखा जाए कि जिस पर्सन ने वो वक्त बिताया वो उसके वो क्या था, उस टाइम में वो खुश था।
जोकंड कंपनी, द पोएट फील्स हैप्पी और जोकंड नॉट द डैफोडिल्स। जोकंड कंपनी, ये जो डैफोडिल्स पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वहाँ से लिया गया। तो यहाँ पे जो जोकंड कंपनी है, ये वर्ड पोएट ने किसके लिए यूज़ किया था? डैफोडिल्स के लिए। लेकिन डैफोडिल्स के लिए जोकंड कंपनी नहीं था, मतलब वो लोग खुश नहीं थे, डैफोडिल्स खुश नहीं थे, बल्कि पोएट ने जो डैफोडिल्स की कंपनी में खुद को हैप्पी महसूस किया। इट वॉज द मोस्ट बोरिंग पार्टी। अब पार्टी तो बोरिंग नहीं होती है, हाँ, जिसने अटेंड किया उसको बोरिंग फील हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो बोरिंग एडजेक्टिव है वो पार्टी को ट्रांसफर हो गया, जबकि अटेंड करने वाले के लिए वो बोरिंग वर्ड होना चाहिए था। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट, और दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।